दोस्तों, आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में पढ़ेंगे एक न्यू चैप्टर को मेरे दोस्तों स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है क्या आपका त्रिभुज। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, ट्रायंगल कहते हैं। तो सबसे पहले मेरे दोस्तों यह जानेंगे हम लोग कि त्रिभुज को पढ़ते क्यों। अगर आपको यही नहीं पता रहेगा कि त्रिभुज को क्यों पढ़ते हैं तो आपका पढ़ने में उतना इंटरेस्ट नहीं जगेगा। मेरे को इतना पता है, क्योंकि जो चीजें हम लोग लाइफ में कर रहे हैं उसके बारे में अगर जानकारी रहे कि हम यह क्यों कर रहे हैं तो और मजा आता है वो करने में, आपको भी पता है। तो देखिए यहाँ पर त्रिभुज को हम लोग क्यों पढ़ते हैं, सबसे पहले यह जानेंगे मेरे दोस्त भाई। तो देखिए यहाँ पर आपको एक चित्र दिख रहा है, एक स्टूडेंट्स है, एक आपका दोस्त है जो इस माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को मापने का प्रयास कर रहा है। क्या कर रहा है, इस माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को, यहाँ पर चित्र आपको दिख रहा होगा, क्या कर रहा है, नापने का प्रयास कर रहा है। तो जिस मापन से वो प्रयास कर रहा है वो ऐसा संभव नहीं है मेरे दोस्त भाई कि किसी आप मापन से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई, या फिर यहाँ पर एक और चित्र दिख रहा होगा जिसमें एक स्टूडेंट्स क्या कर रहा है, चंद्रमा की दूरी को मापने का प्रयास कर रहा है। वहां पर मापना संभव नहीं है, चंद्रमा की दूरी को किसी मापन से मापना संभव नहीं है। इसके लिए हम एक नॉर्मल सी बात है किस चीज का उपयोग करते हैं, तो अप्रत्यक्ष मापन, अप्रत्यक्ष मापन का उपयोग करते हैं मेरे दोस्त भाई, अप्रत्यक्ष मापन का उपयोग करते हैं। चित्र में आप लोग को दिख रहा होगा, चंद्रमा की दूरी को मापने के लिए और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं, अप्रत्यक्ष मापन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इनडायरेक्ट मेजरमेंट। मेरे दोस्तों इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट मेजरमेंट बोलते हैं। तो इनडायरेक्ट मतलब इनडायरेक्टली किसी दूरी को मापते हैं, इसीलिए उसे इनडायरेक्ट मेजरमेंट मेरे दोस्त भाई कहते हैं। अब देखिए त्रिभुज को क्यों पढ़ते हैं, आपके मन में यह क्वेश्चन आना चाहिए, क्योंकि हम लोग तो पढ़ रहे हैं त्रिभुज को। ये तो हम समस्त दूरियों को मापने के लिए बता दिया कि मान लीजिए कोई चंद्रमा की दूरी मापना चाहे या फिर हमारे यहाँ से मंगल ग्रह की दूरी हमको मापना है, तो उसके लिए इनडायरेक्ट मेजरमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, हमने यह बताया मेरे दोस्तों भाई। लेकिन हम त्रिभुज को क्यों पढ़ रहे हैं, तो आप खुद बताइए मेरे दोस्तों भाई, आप खुद बताइएगा। मान लीजिए आपने यहाँ से चलना प्रारंभ किया, यहाँ से कोई व्यक्ति है, कोई स्टूडेंट है, कोई मेरा भाई है, यहाँ से चलना प्रारंभ किया और यहाँ पर आता है, यहाँ से फिर से क्या करता है, वो इधर ना चलकर इधर चलने लगता है। मान लीजिए आपने इधर चल दिया, यहाँ पर आ गए यहाँ। तो मान लीजिए पहले आपने गोरखपुर से चलना प्रारंभ किया, देवरिया पहुंचे, उसके बाद से आपने बस्ती पहुंचा। यह ऐसा होता नहीं है मानचित्र में, लेकिन आप सपोज कीजिएगा, एज्यूम कीजिएगा मेरे दोस्तों भाई, कोई व्यक्ति गोरखपुर से चलना प्रारंभ करता है, वो देवरिया पहुंचता है, देवरिया से फिर चला जाता है बस्ती। आपसे यह पूछ दिया कि गोरखपुर से बस्ती की दूरी बताइए, और आपको पता नहीं है भैया कि गोरखपुर से बस्ती की दूरी इस व्यक्ति की, या फिर इस व्यक्ति की हम बोल दें कि इस व्यक्ति की यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो रही होगी, एक्चुअल जो डिस्टेंस उसने दूरी तय की वो क्या रही होगी। आपको यह पता है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 20 मीटर है मेरे दोस्तों भाई, 20 किलोमीटर है सॉरी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 किलोमीटर है। आप एज्यूम कीजिएगा मेरे दोस्तों भाई, यहाँ पर ऐसा होता नहीं है, लेकिन आप मान लीजिएगा, या फिर मैं बढ़ा ही देता हूँ इसको, मान लीजिए यहाँ पर 50 किलोमीटर है और ये आपके 100 किलोमीटर है, भैया हमने यहाँ कहा दिया। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी बताई, तो इन सभी दूरियों को मापने के लिए हमें क्या चीज की आवश्यकता पड़ी, तो त्रिभुज की पड़ी मेरे दोस्तों भाई, इसीलिए हम लोग त्रिभुज पढ़ते हैं। इन सभी दूरियों को मापने के लिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को मापने के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता पड़ी, तो वो पड़ी हमें त्रिभुज की। मान लीजिए एक और क्वेश्चन है ऐसे ही, ये हमारे एनसीईआरटी बुक में है कि ऐसा एक मीनार है, मीनार कुछ ऐसा ही होता है मेरे दोस्तों भाई, मीनार है आपका ही। ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, मजा आ जाने वाला है इस वीडियो में, वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। बहुत सारे भाई क्या करते हैं, वीडियो को प्ले करते हैं और तुरंत चले जाते हैं, देखते हैं भाई के सब्सक्राइबर कम है तो क्या जरूरत है पढ़ने की। तो मैं हमेशा बोलता हूँ, जो चीज मैं बता रहा हूँ मेरे दोस्तों भाई, जो चीजें आपको मैं सिखा रहा हूँ उसको एंड तक देखिए। नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में गाली लिख कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं 100% करता हूँ, अगर वीडियो के एंड तक आप देखोगे जो चीजें मैं यहाँ पर बता रहा हूँ वो आपको डेफिनेटली समझ में आने वाला है मेरे दोस्त। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कोई व्यक्ति है, इसको मैं अच्छे से बनाता हूँ। यहाँ पर कोई व्यक्ति है मेरे दोस्त भाई, कोई व्यक्ति, कोई मेरा भाई है, और यहाँ से इस टॉप पर, मीनार के टॉप पर देखता है, मीनार की सबसे जो ऊपरी हिस्सा है वहां पर वो देखता है। यहां से वो व्यक्ति देख रहा है, इस मीनार की ऊंचाई पर देख रहा है। अब देखिए यहां से यहां तक की जो ऊंचाई है मीनार की, वो दिया है मान लीजिए 100 फीट दिया हुआ है, ये मान लीजिएगा। और यहाँ पर दिया है जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 60 फीट है, इसकी व्यक्ति की दूरी।
तो आपको यहाँ से यहाँ तक की दूरी को बताने के लिए किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी, तो आपको भी पता है, आपने इसके पहले क्लास 9 में भी पढ़ा होगा। समकोण त्रिभुज यहाँ पर बन रहा है, पाइथागोरस का थ्योरम लगाएंगे तो इसकी दूरी निकल आएगी। समकोण त्रिभुज के सहारे समकोण त्रिभुज बन रहा है, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो इसकी दूरी निकल जाएगी, और ये आपका क्या है, त्रिभुज ही तो है। इन सभी चीजों को पढ़ने के लिए हमें त्रिभुज की आवश्यकता है। आई होप आप लोग को यह समझ में आया होगा कि त्रिभुज को क्यों पढ़ते हैं मेरे दोस्त, क्योंकि यही जानना बहुत जरूरी है कि किसी भी चीज को हम पढ़ रहे हैं तो उसको क्यों पढ़ रहे हैं। अब देखिए, इसमें क्लास 9 की भी कुछ चीजें हैं जो आप लोगों ने पढ़ा होगा तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो यहाँ पर मैं बताऊंगा। छोटी छोटी चीजें हैं एक दो जो सीखना जरूरी है, उसको हम लोग सीखेंगे। साथ में क्लास 10 का जो बेसिक त्रिभुज है उसको हम लोग पढ़ते हैं मेरे दोस्त भाई। मैं इसको मिटाता हूँ, क्या करता हूँ, उन सभी चीजों को नोट करके आप लोग को सिखाने का प्रयास करता हूँ। हाँ दोस्तों, अभी तक हमने सीखा सिर्फ और सिर्फ इतना है कि त्रिभुज को हम लोग क्यों पढ़ते हैं। अब देखिए, इस त्रिभुज में जो सबसे पहला टॉपिक है क्या है आपका, समरूप आकृतियां। प्रश्नावली 6.1 में इसी का इस्तेमाल होने वाला है, इन दोनों का, सर्वांगसम और समरूप आकृतियां। सर्वांगसम आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा मेरे भाई, तो जिन भाइयों ने पढ़ा उनके लिए अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं पढ़ा यहाँ पर ध्यान से देखिए। सर्वांगसम क्या होता है, तो सर्वांगसम वो होता है जिसका आकार समान हो तथा अमाप समान हो, दोनों समान होना चाहिए। आकार और अमाप दोनों समान होता है, उसे मेरे दोस्त भाई क्या कहते हैं, सर्वांगसम कहते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे हमने यहाँ पर वृत्त बनाया है, तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का यह वृत्त है, ये 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है, या 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है। लेकिन यह वाला जो आपका है ना, वो आपका क्या है मेरे दोस्त भाई, सर्वांगसम नहीं होगा, क्योंकि आपको यहाँ पर दिख रहा है, मैंने साफ साफ लिखा है, जिसका आकार समान होता है अमाप समान हो, उसे हम लोग सिर्फ और सिर्फ सर्वांगसम पढ़ते हैं। आकार मतलब क्या होता है, शेप, और अमाप मतलब होता है साइज। तो एकदम डिट्टू एक दूसरे के जैसा जो हो मेरे दोस्तों भाई, उसे ही सर्वांगसम करते हैं। क्या कहते हैं, डिट्टू, डिट्टू एक दूसरे के जैसा हो, उसे ही सिर्फ और सिर्फ हम सर्वांगसम कहेंगे। जैसे यहाँ पर हमने वर्ग बनाया है, इसमें भी 1 2 वाला ले लिया है, तो यह भी आपका सर्वांगसम नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ यह दोनों सर्वांगसम यहाँ पर हो जाएंगे आपके मेरे दोस्त भाई, और यहाँ पर भी यही दोनों सर्वांगसम हो पाएंगे। नीचे यहाँ पर जो हमने त्रिभुज बनाया है, ये दोनों सर्वांगसम क्योंकि एक दूसरे के समान है, क्योंकि एक भुजा यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी 3 सेंटीमीटर, यहाँ पर यह भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर भी यह भुजा 5 सेंटीमीटर, नीचे वाली भुजा यहाँ 4 सेंटीमीटर है, यहाँ पर भी नीचे वाली भुजा 4 सेंटीमीटर है मेरे दोस्तों। मैंने कहा सर्वांगसम उसे कहते हैं जो जिसका मतलब आकार भी समान हो, अमाप भी समान हो। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं आप लोगों को कि मान लीजिए आपके 2 विद्या क्वेश्चन है, 2 आपके यहाँ पर बुक है, ऐसे कुछ 2 आपकी बुक है जिसका आकार भी समान है, अमाप भी समान है, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर ऐसे आ जाते हैं। अगर मान लीजिए हम इस वृत्त को उठाकर यहाँ पर जब रखें तो एक के ऊपर एक फिट हो जाए, उसे हम सर्वांगसम कहते हैं। लेकिन समरूप आकृति में ऐसा नहीं मेरे दोस्तों। क्या होता है, वहां पर आकार समान आकार परंतु अमाप समान होना आवश्यक नहीं है। समरूप आकृति में बस इतना होता है मेरे दोस्त भाई, समान आकार, जो आकार हो मेरे दोस्त भाई ना, वो समान होना चाहिए। डिट्टू आकार जो है, जो आकार है आपका, जो शेप है, जो शेप है वो समान होना चाहिए। साइज का समान होना आवश्यक नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं, समरूप आकृतियां कहते हैं मेरे दोस्तों भाई। जैसे हमने यहाँ वृत्त का एग्जांपल दिया है, तो 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त लिया है, दूसरा 5 सेंटीमीटर का, फिर 3 सेंटीमीटर का। मैंने कहा कि आकार समान तो होने चाहिए, लेकिन शेप का समान होना आवश्यक नहीं है, उसे समरूप आकृतियां कहते हैं। तो इसको अगर आप मेरे दोस्तों ऐसे बढ़ाएंगे तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त बन जाएगा। 3 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर बढ़ा देते 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त बनेगा, एक और बढ़ा देते 5 सेंटीमीटर वाला वृत्त बनेगा। तो ये बताइए मेरे दोस्तों भाई, आकार जो शेप है वही समान होना चाहिए, साइज का कोई लेना देना नहीं है। यानी कि जितने भी वृत्त होते हैं मेरे दोस्तों भाई, सारे के सारे समरूप आकृतियां होंगी। क्या होंगी, समरूप आकृतियां होंगी। क्यों, क्योंकि मैंने कहा कि साइज से मतलब नहीं है, शेप से मतलब है, मतलब नहीं है मेरे दोस्तों भाई, आकार से सिर्फ और सिर्फ मतलब है समरूप आकृतियां में। क्लास 10th में आपका पहला ही टॉपिक है प्रश्नावली 6.1 में, उसको ध्यान से देखिएगा। तो सभी वृत्त इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि समरूप आकृतियां होती हैं। जितने भी वृत्त ब्रह्मांड में पाए जाते हैं, जितने भी सर्किल ब्रह्मांड में मेरे दोस्तों पाए जाते हैं, सभी क्या होते हैं, समरूप आकृतियां होती है। उसके बाद से वर्ग के लिए देखा जाए, यहाँ पर 6 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग लिया हमने, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर। तो यह तो दोनों आपको ऐसे भी दिख रहा होगा कि यह समरूप आकृतियां होंगी और साथ में सर्वांगसम होंगी, क्योंकि यहाँ पर 6 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है, अभी है 6 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग ये भी है, तो दोनों तो हैं। लेकिन यहाँ पर 10 सेंटीमीटर वाला भी आपका वर्ग मैंने लिया है, तो यह जो है तीनों जो है समरूप आकृतियां होंगी। क्यों, क्योंकि मैंने कहा कि आकार का होना आवश्यक है, माप का होना आवश्यक नहीं है, यानी कि शेप होना आवश्यक है, साइज होना आवश्यक नहीं है। इस प्रकार से मैं भी कह सकते हैं जितने भी ब्रह्मांड में वर्ग पाए जाएंगे, जितने भी ब्रह्मांड में मेरे दोस्त भाई इस संसार में, इस दुनिया में वर्ग पाए जाएंगे, वो सारे के सारे समरूप आकृतियां होंगी।
सकती है। उसके बाद से एक और एग्जाम्पल हमने त्रिभुज का ले लिया है, तो त्रिभुज में देखिए 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर भुजा वाला एक त्रिभुज है। एक है 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर भुजा वाला एक त्रिभुज मैंने लिया है, और 9 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर भुजा वाला मेरे दोस्त भाई त्रिभुज लिया है। देखिए त्रिभुज में कई सारे समरूप आकृतियां होने का कंडीशन होता है, उनको हम लोग आने वाले टाइम में पढ़ेंगे, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त भाई। यहाँ पर यह तीनों त्रिभुज देखिए तो यह आपके समरूप आकृति होंगी। क्यों समरूप त्रिभुज कह सकते हैं, समरूप आकृति हो रही है क्योंकि देखिए इसका आकार जो है सेम है, सभी में 90 अंश है, यहाँ पर भी है 90 अंश है, इतना ध्यान रखिएगा। और 6 सेंटीमीटर इस भुजा की जो लंबाई है, इसकी 3 है, इसकी 9 है, लेकिन शेप जो है, जो आकार है मेरे दोस्त भाई, वो सेम है तीनों का। अब देखिए यहाँ पर कंडीशंस कौन कौन होते हैं समरूप आकृतियां होने का, उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त भाई। सिर्फ और सिर्फ इतना ध्यान रखिए संगत कोण हो बराबर हो। देखिए यह कोण, यह कोण, यह कोण तीनों जो है संगत कोण है एक दूसरे के, तीनों 90 90 90 होंगे। यह कोण, यह कोण और यह कोण, यह कोण और यह सभी कोण संगत कोण बराबर हो। साथ में संगत भुजाएं भी बराबर हो, अनुपात उनका, संगत भुजाओं का अनुपात मेरे दोस्त भाई बराबर हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं मेरे दोस्त भाई, तो समरूप त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर नोट डाउन कर दूं 6/3, तो यहाँ पर 3 से जब काटेंगे तो 2 आ जाएगा। उसके बाद से 10 बट्टे, अगर हम 10 जब ये ले लेते हैं 5 लेंगे, इसको भी काटेंगे तो 2 आ जाएगा। और 8/4 जब हम करेंगे मेरे दोस्त भाई, इसको भी काटेंगे तो 2 ही आ जाएगा। हमने कहा कि जो अनुपात आ रहा है, मैंने इस भुजा और इस भुजा का अनुपात 2 निकाला, इस भुजा और इस भुजा का अनुपात 2 निकाला, और इस भुजा और इस भुजा का अनुपात मेरे दोस्त भाई 2 निकाला। जो अनुपात आ रहा है वो सबका समान आ रहा है, तो इसीलिए इसे समरूप त्रिभुज कहे जाएंगे। अब समरूप त्रिभुज होने का कई सारे कंडीशन है, 2 ही कंडीशन है, एकमात्र मैं इन सभी चीज को मिटाकर वह बताता हूँ समरूप त्रिभुज होने का कंडीशन। क्योंकि समरूप आकृतियां अभी तक हमने दोस्त मेरे भाई पढ़ा, त्रिभुज के बारे में नहीं पढ़ा, अब त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर थोड़ी सी हमने जानकारी ली कि समरूप त्रिभुज होता क्या है, तो उसके बारे में दोस्त भाई अच्छे से पढ़ते हैं। क्योंकि पर्सनालिटी 6.1 के बाद 6.2 से समरूप त्रिभुज या मैं कह लूं त्रिभुजों के ही बारे में सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। तो 6.1 को अभी हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, तो उसमें समरूप त्रिभुज ही सिर्फ और सिर्फ है, तो उसको हम लोग पहले कंप्लीट करते हैं, फिर आगे मेरे दोस्त भाई आगे बढ़ेंगे। दोस्तों हमने यहाँ क्या किया, प्रश्नावली के प्रश्न ले लिए, क्योंकि जब जितने भी चीजों को अभी तक हमने पढ़ा ना, उन्हीं सब चीजों से प्रश्नावली 6.1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाने वाले। देखिए हमने यहाँ पर जो पहला प्रश्न ले लिया है, क्या कह रहा है, कोष्टकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरना है। जो कोष्टक में यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, उनके सारे रिक्त स्थानों को भरना है मेरे दोस्तों भाई। देखिए पहला प्रश्न है, सभी वृत्त होते हैं। सभी वृत्त आप खुद बताइए मेरे दोस्तों भाई क्या होते हैं, क्योंकि इसके पहले अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया है कि सभी वृत्त क्या होते हैं, आपके समरूप होते हैं। क्योंकि समरूप में यह कंडीशन होता है, आकार से मतलब रखते हैं हम लोग मेरे दोस्तों भाई, आकार से मतलब रखते हैं, सिर्फ और सिर्फ आकार से हम लोग मतलब रखते हैं, उसके माप से मतलब नहीं होता, यानी कि साइज से मतलब नहीं होता। साइज छोटा बड़ा हो सकता है। तो वृत्त का आपको ही पता है कि जो आकार है वो तो वृत्त का गोल ही के गोल ही रहेगा भैया, वो छोटा कर दीजिए आप बड़ा कर दीजिए, उससे उसमें तो चेंजेस आएगा नहीं। तो हम लोग कह सकते हैं सभी वृत्त जो क्या होते हैं, समरूप होते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें, यह वाला आपका हो जाएगा इसमें से, यह वाला। दूसरा है आपका सभी वर्ग होते हैं। सभी वर्ग भैया क्या होते हैं, सभी वर्ग क्या होते हैं, मैंने ये भी बताया था। सभी वर्ग कैसे बनता है, ऐसे ही बनता है मेरे दोस्तों भाई, वर्ग जो होता है ऐसे ही बनता है। हर कोण 90 अंश हो और भुजाएं समान हो, सभी भुजाएं समान हो और हर एक कोण 90 अंश होता है, उसे हम वर्ग कहते हैं। तो वर्ग को छोटा कीजिए या फिर बड़ा कीजिए। आप ऐसे मान लीजिए मोबाइल फोन में कुछ भी चित्र को देखते हैं, तो आप इसको ऐसे फैला दीजिए या फिर इसको ऐसे थोड़ा सा छोटा कर दीजिए। उस कंडीशन में मेरे दोस्त भाई क्या बनेगा, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सर्वांशम में क्या होता है, सर्वांशम में आपको मैंने बताया है कि जिसमें आकार और अमाप दोनों, यानी कि शेप और साइज दोनों जिस पर निर्भर करते हैं, उसे सर्वांशम कहते हैं। और समरूप में सिर्फ आकार निर्भर करता है, साइज से मतलब नहीं है, अमाप से मतलब नहीं, तो यहाँ पर भी आपका यही वाला समरूप वाला ही आएगा। तीसरा जो है, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। कब सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, तो देखिए यहाँ पर दिया है समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, 2 त्रिभुज है। सभी त्रिभुज समरूप कब होंगे, यह कंडीशन हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर दिया समद्विबाहु और समबाहु। समद्विबाहु क्या होता है मेरे दोस्तों भाई, देखिए जिसमें 2 भुजाएं समान हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं मेरे दोस्त भाई, उसे हम क्या कहते हैं, समद्विबाहु सॉरी कहते हैं। यह भुजा इस भुजा के समान है तो समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। और समबाहु में क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं समान हो मेरे दोस्त भाई, सभी भुजाएं समान हो, तो मान लीजिए यह भुजा और यह भुजा समान है। जब तो इस त्रिभुज को हम उलट कर बनाए, पलट कर बनाए, कैसे भी बनाए भैया, जो तीनों भुजाएं समान रहेंगी, समान होती है ना, साथ में तीनों कोण भी समान होते हैं। यह कोण भी समान होंगे। अगर आप मैं इसको ऐसे भी बना दूं मेरे दोस्त भाई, ऐसे भी बना दूं समरूप त्रिभुज को,
समरूप त्रिभुज को ऐसे भी बना दूं मेरे दोस्तों भाई, तो कैसे भी बनाऊंगा वो आकार तो वही रहेगा ना। तो हम कह सकते हैं समद्विबाहु तो होगा ही नहीं, क्योंकि समद्विबाहु में क्या होता है कि अगर मैं मान लीजिए ऐसे एक त्रिभुज मैं बना दूं मेरे दोस्तों भाई, देखिए यहाँ पर ऐसे एक त्रिभुज बना दूं और इसमें यह भुजा और यह भुजा बराबर, यह भुजा नहीं बराबर, तो यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि एक ही जैसा जो आकार है वो आपका सेम होना चाहिए। तो इसी कंडीशन में सिर्फ सिर्फ हो सकता है, नहीं समबाहु के ही कंडीशन में हो सकता है। तो यहाँ पर जो होगा यह भरा जाएगा, इतना ध्यान रखिएगा, यहाँ पर समबाहु भरा जाएगा यहाँ पर। अब देखिए जो अगला है, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज की बात कर रहा है, बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो या फिर उनके संगत भुजाएं हो। तो देखिए यहाँ पर संगत कोण होता है, बराबर होना चाहिए, यह वाला यहाँ पर बढ़ जाएंगे बराबर, उनके संगत कोण बराबर होना चाहिए, और जो उनकी भुजाओं का संगत भुजाओं का अनुपात है मेरे दोस्त भाई। बहुभुज मान लीजिए ऐसे कुछ दो आपके चतुर्भुज दिए हुए हैं, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, बहुभुज कहते हैं। तो आपका जो ये कोण हो ना, इनके संगत कोण या सब कोण जो है मेरे दोस्त भाई बराबर होने चाहिए, और साथ में यह कोण, कहने का मतलब यह कोण इस कोण के बराबर होना चाहिए, 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 और साथ में ही मेरे दोस्त उनके इस भुजाओं का अनुपात, यानी कि इस भुजा का अनुपात बराबर इस भुजा का अनुपात बराबर होना चाहिए, इस भुजा का अनुपात बराबर। सभी भुजाओं का जब अनुपात निकालें, इन सभी भुजाओं का अनुपात निकालें इक्वल आएंगी, तभी उस कंडीशन में क्या होता है, समानुपाती होता है। तो ये आपको उतना समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि इसका जो एग्जाम्पल था मैंने छोड़ दिया है कर दूं तो। अब देखिए यहाँ पर मैं इसको मिटाकर जो दूसरा प्रश्न उसको बताता हूँ मेरे दोस्तों। अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे समझ में आएगा। आई होप हम लोग ये समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए मेरे दोस्तों भाई, क्योंकि अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए वीडियो को। हमारे चैनल को पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को यहाँ तक वॉच किया तो एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ वीडियो को एंड तक वॉच कीजिए। नहीं समझ में आ रहा जो चीजें बता रहा हूँ तो वीडियो में आप निगेटिव कमेंट करके कमेंट बॉक्स में निगेटिव कमेंट करके जाएंगे, कोई नहीं है, लेकिन मेरे दोस्तों भाई वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। मैं इसको मिटाकर दूसरे प्रश्न को नोट करके अपने बताता हूँ। अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे समझ में आएगा। दोस्तों हमने दूसरा प्रश्न यहाँ पर नोट कर दिया। क्या है आपका दूसरा प्रश्न? कह रहा है निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। दो भिन्न भिन्न उदाहरण बताना है। पहला समरूप आकृतियां, दूसरा ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। तो यहाँ पर देखिए पहले प्रश्न को देखेंगे, समरूप आकृति क्या होती है। तो वृत्त जो होते हैं सारे समरूप होते हैं, वृत्त जो होते हैं सारे समरूप होते हैं। तो यहाँ पर पहला जो हो जाएगा वो मेरे दोस्तों वृत्त हो जाएगा। मान लीजिए हम छोटा वृत्त बनाए या फिर मेरे दोस्तों बड़ा वृत्त बनाए, सारे क्या होते हैं, समरूप होते हैं। अब दूसरा इसमें जो उदाहरण हो सकता है, मान लीजिए एक वर्ग है। सिंपल सी बात है, क्योंकि वर्ग में भी जितने भी ब्रह्मांड में वर्ग पाए जाते हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया मेरे दोस्त भाई, जितने भी ब्रह्मांड में वर्ग पाए जाते हैं सभी क्या होते हैं, समरूप होते हैं। दूसरा यहाँ पर कंडीशन क्वेश्चन का दिया है आपका कि ऐसे आकृतियां जो समरूप नहीं है। तो ऐसी आकृतियां, तो सिंपल सी बात है, एक बार क्या कर लीजिए, त्रिभुज ले लीजिए, सॉरी वृत्त ले लीजिए, एक वर्ग ले लीजिए एक के लिए, तो यह दोनों एक दूसरे के समरूप कभी नहीं होंगे। और दूसरा के लिए, दूसरा जो एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल हो जाता है आपका। दूसरा अगर देखा जाए तो मान लीजिए एक आपने समकोण त्रिभुज ले लिया और एक आपने समद्विबाहु का ले या समबाहु त्रिभुज ले लिया, तो ये भी जो होंगे दोस्तों भाई दोनों समरूप आकृतियां नहीं होंगी, क्योंकि मैंने बताया समरूप आकृतियां होने के लिए त्रिभुज में एक कंडीशन होता है, उनके संगत कोण बराबर हो, साथ में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो, उस कंडीशन में समरूप त्रिभुज होते हैं। आइए आप लोग को इन सब चीजें समझ में आया जो चीजें मैंने बताया। जो लास्ट वाला उसे कीजिएगा, मैं उसे छोड़ देता हूँ, आप क्या कीजिए इसे नोट कर लीजिए, मैं हट जाता हूँ। हाँ दोस्तों, हम लोग वीडियो पर एंड करेंगे। वीडियो अच्छी खासी लंबी हो चुकी है। साथ में पर्सनालिटी 6.1 यहीं पर मेरे दोस्तों भाई कंप्लीट होता है। अब त्रिभुज को हम लोग क्यों पढ़ते हैं इसके बारे में भी हमने इस वीडियो में सीखा। जो इसका बेसिक फंडामेंटल था पर्सनालिटी 6.1 के लिए, उसके बारे में हमने सीखा। साथ में पर्सनालिटी 6.1 को भी हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज के ही बारे में सिर्फ और सिर्फ पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो से असली मजा आने वाला है। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए मेरे दोस्तों भाई, क्योंकि वीडियो को व्यू आते नहीं तो थोड़ा सा शेयर करके हमारा भी मोटिवेशन बढ़ाइए आप लोग। और हमारे चैनल पहली बार विजिट किए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक बार हंसकर बोल दीजिए मेरे दोस्त भाई, जय हिंद।